हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है निबंध। निबंध लिखना एक कला है, एक आर्ट है। जैसे कोई चित्रकार एक मन भावन आकर्षक चित्र बनाता है और उसमें वो पूरे दिल से जुड़ जाता है, दिमाग भी लगाता है, वैसे ही निबंध लिखना एक शब्दों की कारीगरी है, शब्दों का आकर्षण है जिसमें प्रभाव होना चाहिए। उस प्रभाव के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी पूर्व तैयारी करें। तो मैंने कुछ टिप्स जो है आपके लिए तैयार किए हैं, जो 15 टिप्स है। इसको अगर ध्यान में रखें तो हम बहुत बेहतर ढंग से निबंध को लिख सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है देखें। सबसे पहले रूपरेखा लिखना। कोई भी विषय पर किसी भी टॉपिक निबंध आए तो ध्यान रखें कि रूपरेखा का आकलन करें। सबसे पहले प्रस्तावना, समस्या प्रधान है निबंध तो उसका कारण, प्रभाव, समाधान, उपसंहार, इस तरह से रूपरेखा लिखा है। रूपरेखा लिखेंगे तो निबंध में एक उच्च स्तरीय जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहले रूपरेखा। दूसरा नंबर आता है निबंध में जो रूपरेखा लिख रहे हैं उसके इस साइड में यथासंभव एक प्रतीकात्मक चित्र बना दें उसका। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है तो उसके हिसाब से कुछ सेकंड में एक चित्र बना दें। प्रदूषण है तो फैक्ट्रियों में धुआं उठ रहा है, इस तरह से एक चित्र बना दें यथासंभव। उससे क्या और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, लिखावट, मात्राओं का ध्यान रखना। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है जब निबंध लिखते हैं तो या तो उनके अक्षर बहुत मोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसमें एक सफाई का अभाव रहता है, मात्राओं में भी गड़बड़ होती है। तो इसलिए निबंध में पूरे अंक मिलना बड़ा एक दुष्कर हो जाता है कार्य। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि उसको सुंदर स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखें और कहीं भी काट छाट नहीं हो, सफाई का ध्यान रखें ताकि इसका प्रभाव बोर्ड टीचर पर पड़े। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो ध्यान रखें कि हमारा शब्दों का जो चयन है और उसको प्रस्तुतिकरण है वो जो व्यवस्थित रूप है वह उसका प्रभाव पड़े उस टीचर पर ताकि वो पूरे अंक दे। चौथा, शब्द सीमा में लिखना। हर कक्षा के हिसाब से निबंध में शब्द सीमा अलग अलग होती है। 12वीं बोर्ड के अंदर 300 शब्दों में निबंध आता है, अंक है 4। तो आप ध्यान रखें कि 300 शब्दों की जो एक सीमा है, बाउंड्री है, उसी के अंदर ही निबंध को लिखने का प्रयास करें। हाँ, कुछ शब्द कम हो सकते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ये नहीं करें कि भाई हम उस सीमा को ज़्यादा पार कर ले या 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो इससे पेपर भी छूट जाएगा और निबंध का जो मूल प्रारूप है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सब सीमा के अकॉर्डिंग उसके अनुरूप ही निबंध लिखें। 5वां, यथासंभव नए पेज से लिखना। अब बोर्ड के अंदर प्रयास करें कि निबंध को नए पेज से शुरुआत में लिखें, रूपरेखा के साथ, चित्र के साथ में, और हर एक पॉइंट का फिर इसका वर्णन। ऐसा नहीं कि भाई पेज खत्म हो रहा है और नीचे 2 लाइन 3 लाइन रही है और वहीं पर निबंध स्टार्ट कर दिया, तो इससे उसकी जो व्यवस्था है और उसका जो सुंदर स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि यथासंभव नए पेज से निबंध लिखें। छठा, गागर में सागर भरना। इस उक्ति को चरितार्थ करना है निबंध में। कैसे? जब हम रूपरेखा लिखें तो उस रूपरेखा में जितने हमने मुख्य बिंदु लिए हैं उन बिंदुओं को फिर एक एक करके जब इसका हम डिस्क्राइब करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विस्तार करेंगे, तब उसमें कोशिश करें कि हम संक्षिप्तीकरण, कैसे मुख्य बिंदुओं को गागर में कम शब्दों में ज्यादा लिखने का प्रयास करें, जिसमें सार गर्भित रूप में सब चीज आ जाए। कम शब्दों में ज्यादा लिखने का प्रयास करें, ज्यादा समझाने का प्रयास करें, अनावश्यक विस्तार न दें। 7वां, निबंध के नाम के अनुरूप लिखना। बोर्ड में विगत कई वर्षों में देखा है कि सीधे स्पष्ट रूप में निबंध न आकर के उस शब्द को, उस निबंध के नाम को थोड़ा घुमा देते हैं, क्योंकि बोर्ड ये चाहता है कि आप रट करके नहीं, तोता रटन पद्धति से निबंध न लिखे, न रट करके आए। वो चाहते हैं कि उस विषय पर पूरी पकड़ हो, और तब होगी जब आप उस विषय को पूरा समझेंगे और जैसा वो घूम जाए निबंध, उसका नाम उसके अकॉर्डिंग लिखे, जैसा निबंध ने पूछा है उस विषय से संबंधित, उसी पर ही अपना फोकस रखें, लक्ष्य करें, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग लिखें और उसी को ही ज़्यादा हाईलाइट करें। जैसे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। अब इसमें गौर करने की बात है कि राष्ट्र निर्माण में जैसे बच्चों का, महिलाओं का, वृद्ध का, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, सबका योगदान होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? सिर्फ युवा। तो हमारे देश की जो युवा शक्ति है, उन युवा शक्ति देश को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकती है, उसके कंधों पर कैसे भार है, वह कैसे उसको आगे राष्ट्र को सशक्त बना सकती है, विकसित बना सकती है युवा शक्ति, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी ओपिनियन क्या है, उसका क्या प्रयास है, उसको ध्यान में रखते हुए निबंध लिखें। 8वां,
मुद्दे और विषय से न भटकना। जो विषय दिया है, जो निबंध का नाम है, सिर्फ अपना ध्यान उस पर लगाएंगे। उसके आसपास में उससे जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे जो मैटर हैं, उनको आप इसमें न छेड़ें। नहीं तो आप क्या होगे, भटक जाओगे। तो शब्द सीमा भी क्रॉस हो जाएगी, पार कर जाएगी, और आप अभी उद्देश्यहीन हो जाओगे कि भाई लिखना क्या है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जाना था चीन और पहुँच गए जापान, वो स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए मुख्य मुद्दे पर, मुख्य विषय पर जो आपको निबंध का नाम दिया है उसको 2 बार देखें कि मुझे क्या पूछा है, उसके अनुरूप ही लिखें, ताकि आपका सही शब्दों में और शब्द सीमा के अकॉर्डिंग आपका निबंध तैयार हो जाएगा। 9वां पॉइंट, समस्या प्रधान निबंध में समान बिंदु। ये टिप्स दे रहा हूं। समस्या प्रधान निबंध एक आता ही है, प्राय लिखा है। समस्या प्रधान निबंध जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, सामाजिक समस्या है, नक्सलवाद की है, आतंकवाद की समस्या है, बेरोजगारी की है, मूल्य वृद्धि की है। तो समस्या प्रधान जो निबंध है उसके अंदर समान बिंदु आप तैयार कर सकते हैं, ताकि हर निबंध के लिए अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। जैसे समस्या प्रधान में कन्या भ्रूण हत्या गया, तो आप रूपरेखा में कैसे तैयार करेंगे कि साहब प्रस्तावना, सेकंड नंबर आएगा उस कन्या भ्रूण हत्या के मूल कारण, फिर कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव, दुष्प्रभाव उसके, फिर उसका समाधान, निराकरण, उन्मूलन, कैसे इसको रोक सकते हैं स्थायी रूप से, जन चेतना, अवेयरनेस, जागरूकता, और लास्ट में उपसंहार। तो ये कॉमन एक तरह से पॉइंट हो गए, मुख्य बिंदु हो गए समस्या प्रधान में। बेरोजगारी में भी इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तावना, बेरोजगारी के मूल कारण, बेरोजगारी के प्रभाव, और बेरोजगारी का निराकरण या उसको रोकने के ठोस उपाय, जन चेतना और समाधान। इस तरह से समस्या प्रधान निबंध के अंदर समान बिंदु कॉमन बन जाते हैं। तो ये भी एक थोड़ा ध्यान रखें, अलग अलग निबंध के हिसाब से समस्या प्रधान में अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे, बल्कि कॉमन ही होंगे। 10वां, ये मेन पॉइंट है, आंकड़ों का अद्यतन यानी अपडेट और सटीक उल्लेख, चाहे सारणी के रूप में हो, चाहे ऐसे ही आप लिख सकते हैं। आप प्रयास करें कि जो आपको निबंध दिया है, उसका नाम दिया है, उसके अंदर लेटेस्ट, पुराने और नए, उन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए और उनका उल्लेख करें कि साहब 2010 में ये था, 15 में ये था, 20 में ये है। इस तरह से आप आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। अन्यथा कोशिश यह करें कि आप अद्यतन, अपडेट आंकड़े लिखें। ये ध्यान रखें, पुराने आंकड़े नहीं, अद्यतन और सटीक होने चाहिए, बिल्कुल ऑथोराइज किताब से, ऑथोराइज जो है वो आंकड़े जहां से आप स्रोत लोगे उसका उल्लेख करें, न कि कोई अनुमान के आधार पर या सुनी सुनी बात वो चीज उल्लेख न करें। जैसे कैसे आंकड़े आप लिखेंगे, किन में लिखेंगे ज्यादा कि साहब लिंगानुपात, राज्य का, देश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसको आप मेंशन करें। हर 10 साल से राष्ट्रीय जनगणना होती है, अब 2021 में होगी, प्रस्तावित है, तो उसका भी आप तुलना कर सकते हैं कि 2011 में कितनी और 2021 के अंदर कितनी, दोनों के अंदर। तो लिंगानुपात का आंकड़ा क्या है, राज्य का, केंद्र का। प्रदूषण, राज्य में, देश में और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है, तो इसका भी एक आंकड़ा है, वो भी अपडेट एकदम। इसको आप अखबार की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से या ऑथराइज जो स्रोत हैं उससे आप ले सकते हैं। साक्षरता, राज्य की, केंद्र की साक्षरता कितनी है और आपका विषय क्या है, राज्य का है, केंद्र का है, किसका है, तो उसका साक्षरता का जो आंकड़ा है अपडेट आज की डेट तक, उसको भी इसमें मेंशन करें। तो आंकड़ों का बहुत प्रभाव पड़ेगा टीचर पर, तो इसको आप लिखें। 11वां, जन चेतना की आवश्यकता। ये सर्वविदित है कि साहब कोई भी विषय उसमें आप निबंध में आए तो सरकार करोड़ों अरबों रुपए की योजना चलाती है, कोई सामाजिक कुरीति है उसको चलाने, उसको जो है रोकने के हिसाब से उन्मूलन के लिए भी प्रयास करती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब तक गाँव में, शहरों में अवेयरनेस, जागरूकता, जन चेतना नहीं होगी, तब तक कोई भी सरकार की योजना या कोई सामाजिक समस्या, कोई भी राष्ट्रीय समस्या, उसका निदान संभव नहीं है, उन्मूलन संभव नहीं है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। तो इस चीज को अलग से आप पॉइंट बनाकर भी मेंशन कर सकते हैं, विशेष रूप से सामाजिक समस्याओं में, कि जन चेतना की दरकार, जन चेतना की जरूरत, जन चेतना की आवश्यकता है कि साहब सरकार तो प्रयास कर रही है, अब हमारा भी धर्म है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसको रोकें। 12वां, विद्वानों के विचार। ये एक तरह से अलंकार का काम करता है, श्रृंगार, सजावट आपके मैटर को। विद्वानों के विचार, वैज्ञानिकों की चेतावनी, यूएनओ, यूनिसेफ, उसके सुझाव क्या है, इनको भी यथासंभव उसमें मेंशन करें। इससे भी आपका जो मैटर है वो प्रभावपूर्ण होगा। 13वां, श्लोक
ये भी वैसे ही है कि निबंध को और उच्चता प्रभाव पैदा करने के हिसाब से कि अच्छा श्लोक, दोहा है, कोई गज़ल है, कोई अच्छा नारा है, उनका भी विषय के अनुरूप उल्लेख करना। जैसे नारी शिक्षा, कन्याभ्रूण हत्या, बालिका शिक्षा, इससे संबंधित आ जाए तो विषय के अनुरूप आप उस पॉइंट के अनुरूप क्या लिखेंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर जो है नारी की महिमा का गुणगान किया गया है, तो इस तरह से आप उसको लिखोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसका उल्लेख करोगे कि हमारे देश का जो भविष्य जो बच्चे हैं उनमें बेटियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, तो केंद्र सरकार की इस योजना का आप मेंशन करें इसमें। फिर राजस्थान में जल संकट है, तो जल संकट में रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। बिन पानी सब सून, बिना पानी सब व्यर्थ है, तो सेव वाटर, जल को बचाना, जल संरक्षण। फिर कन्याभ्रूण हत्या है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं नारा, जब गर्भ में बच्ची करे पुकार, मेरी मैया मुझे न मार। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी आगे फ्यूचर में वीडियो में निबंध के अंदर दूंगा मैं। तो इन चीज़ों को भी आप निबंध के अनुरूप उसको लिखें ताकि इसका प्रभाव ज़्यादा हो, आकर्षण हो। 14वां, कभी भी निबंध के अंदर असभ्य, भड़काऊ, संशय, डाउटफुल है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, उस शब्दों के अंदर आपकी पकड़ नहीं है, आपके अंदर कहीं द्वंद्व की स्थिति है, ऐसे शब्दों से परहेज करें। ये शब्द इसमें अपनी शालीनता की जो एक स्थिति है उससे गिरावट में आ जाएगी, इसलिए कभी इनका उल्लेख नहीं करें। और अंतिम 15वां, सरकारी योजनाओं, उस विषय के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया है, सरकारी योजनाएं, राज्य केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का मेंशन करें। पुरानी योजना जो बंद हो गई है तो उनका उल्लेख नहीं, जो चल रही है उनका उल्लेख करें, उसका क्या लाभ मिल रहा है उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, किसानों को, उनका उल्लेख करें। कितने करोड़ की है, कितनी मेगा है, दूरगामी योजना है, उसका उल्लेख करें। फिर उस पर विषय के अनुरूप कोई कानून बना हुआ है, लॉ, तो उसका भी उल्लेख करें। कन्याभ्रूण हत्या है तो कन्याभ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 ये एक लॉ बना हुआ है, इसके अंदर कन्याभ्रूण हत्या अवैध है। ऐसे बाल श्रम है तो बाल श्रम निषेध अधिनियम बना हुआ है 1986, तो इनका उल्लेख करें कि ये इन सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए ये सरकार ने एक कठोर कानून बनाया हुआ है, तो उनका भी विषय के अनुरूप जो कानून बने हैं उनका उल्लेख करें। इससे आपका जो निबंध है वो एक कंप्लीट हो जाएगा और बेहतर तरीके से प्रस्तुत होगा और आप पूर्ण अंक भी प्राप्त कर सकेंगे और उसका प्रभाव भी बोर्ड के टीचर पर होगा। तो इस प्रकार हमने आज हर तरह के निबंध कैसे भी आ जाए उनमें क्या बेहतर ढंग से हम लिख सकते हैं, क्या कमियां रह जाती है, क्या इसको हम सुधार कर सकते हैं, इन पर हमने चर्चा की। आशा है आपको इस निबंध के जो पॉइंट है वो समझ में आए होंगे और सरलता से मैंने प्रयास करने का जो है जो किया है तो उसमें आप कितना सफल हुए आप अपने सुझाव मेंशन करें। धन्यवाद।